नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। आप देख रहे हैं आज की अड़ी। अब दिल्ली के चुनाव में महज 25 दिन बाकी हैं। हर रोज कोई नया मुद्दा हर पार्टी की तरफ से उठाया जाता है। आज दिल्ली के द्वंद्व में दो मुद्दों की आज फिर से चर्चा रही। कौन से हैं वो दो बड़े मुद्दे? पहले तो आम आदमी पार्टी ने आज सुबह सुबह ही जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर वो अटैक करते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में फर्जी वोटर लिस्ट बनवा रही है, आज उसी कड़ी में उन्होंने ये कहा कि कई ऐसे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के जो खुद अपने घर के अंदर, अपने पते के अंदर फर्जी वोटर जुड़वा रहे हैं। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि ये सीएजी की रिपोर्ट है और ये शराब घोटाले को लेकर के है। उनके मुताबिक शराब घोटाले से 2026 करोड़ का नुकसान राज्य को हुआ है, यानी कि देश को, दिल्ली को, लोगों को, सरकारी खजाने को 2026 करोड़ से ज्यादा की चपत लगी है। आम आदमी पार्टी ने फिर पूछ लिया कि सीएजी रिपोर्ट तो जारी हुई ही नहीं है, तो फिर ये आई कहां से है? सबसे पहले हम एक एक करके आपको बताएंगे कि दोनों तरफ से किस तरीके के दावे किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से पेश कथित सीएजी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि शराब नीति घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ का घाटा हुआ। नीति बनाने से लेकर लागू करने तक नियमों की भारी अनदेखी की गई, चाहे वो लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया हो या फिर किसी विशेष कंपनी पर मेहरबानी करना। दावा है कि ना तो विशेषज्ञ पैनल की सलाह मानी गई, यानी कि जो ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स होते हैं, ना ही बोली के नियमों का पालन किया गया और ना ही विधानसभा में बिल्कुल टेबल ही किया गया। अब दूसरी तरफ की बात करते हैं। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें, उन्होंने कहा कि दिल्ली चुनाव में बीजेपी खास तौर पर कुछ सीटों पर, नई दिल्ली का उन्होंने एक बार फिर से उदाहरण दिया, बड़ा फ्रॉड कर रही है। बीजेपी के केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक 10 से ज्यादा और नाम और पते गिनाए गए। आरोप क्या था? आरोप यह था कि इन सरकारी पदों पर धड़ल्ले से फर्जी वोटर जुड़वाए जा रहे हैं। ये झाड़ू की बात करते थे, झाड़ू से दारू पे आए। ये स्वराज की बात करते थे, स्वराज से शराब पर आए। C&AG की रिपोर्ट की जो 10 फाइंडिंग है वो बहुत डिटेल में कहती हैं सब कुछ। शराब घोटाले के किंग पिन है तो अरविंद केजरीवाल हैं। राजकोषीय घाटा अगर 2026 करोड़ का किसी ने किया तो अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, आम आदमी पार्टी ने किया है। और ये 2026 करोड़ जो दिल्ली का घाटा है, ये दिल्ली का तो घाटा है। मुनाफा किसके पास गया? केजरीवाल जी। किसकी जेब में पैसा गया है? इसका जवाब दीजिए जनता को। कहां है सीएजी रिपोर्ट? सीएजी रिपोर्ट कहां है? उसकी कोई कॉपी है आपके पास? कहां से सीएजी रिपोर्ट? बीजेपी के दफ्तर में बनती है सीएजी रिपोर्ट। भाजपाई बौखला गए हैं, मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, चौराहे पे खड़े होकर कुछ भी चिल्ला रहे हैं। उनकी हर बात का हम जवाब थोड़ी देंगे। 33 वोट रजिस्टर्ड पंजीकृत कराने की एप्लीकेशन दी है। प्रवेश वर्मा पहला नाम। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी जी 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। केंद्रीय मंत्री कमलेश पासवान जी ने 26 वोट बनवाने की एप्लीकेशन दी है। भारतीय जनता पार्टी और इनके केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके आंख में धूल झोंक रहे हैं, उनके साथ चुनावी घोटाला और फ्रॉड कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हार मान चुकी है और जनता के सामने ये भी धीरे धीरे निकल के आ रहा है इस दिल्ली चुनाव के अंदर कि ये चुनाव नहीं लड़ते, ये लोग केवल और केवल बेईमानी करते हैं। इस चुनाव के अंदर इनकी एक एक बेईमानी, हमारे कार्यकर्ता इतने सतर्क थे कि उन्होंने एक एक बेईमानी इन लोगों की पकड़ ली है। धरती पे अगर कोई झूठों का सरदार है, कोई झूठों का सुल्तान है और सबसे बड़ा कोई झूठा है तो अरविंद केजरीवाल है। मैं फिर कहता हूँ, अरविंद केजरीवाल आप कोर्ट गए क्योंकि आपने चोरी की शराब घोटाले में, आपको कोर्ट भेजा, आपको जेल भेजा न्यायालय ने, आप जमानत पे छूटे हुए अपराधी हैं। तो ऐसे में अड़ी के आज के प्रश्न हैं बिल्कुल सीधे। क्या दिल्ली में सच में नेताओं के, सांसदों के घर पर फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं?
सीएजी रिपोर्ट वाले बीजेपी के दावे में कितना दम है? क्या फर्जी वोट मुद्दे की काट है बीजेपी की रिपोर्ट? ये सारे सवाल हैं आज अड़ी पे। सीधे चलते हैं। हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी सी देर में जुड़ने वाले हैं। कांग्रेस की नेता अलका लांबा हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। प्रियंका कक्कड़ हमारे साथ जुड़ गई हैं। समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और संजय सिंह राज्यसभा के सांसद भी आम आदमी पार्टी के थोड़ी सी देर में ही जुड़ने वाले हैं हमसे। प्रियंका कक्कड़ जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करूंगी। आज भारतीय जनता पार्टी जिस रिपोर्ट का हवाला दे रही है उससे वो ये कह रही है कि आप झाड़ू से दारू पे आ गए। पद्मजा जी, सभी को नमस्ते। देखिए पद्मजा जी, ये सारे भाजपा की शूट एंड स्कूट पॉलिसी है। उनके पास सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां निकाली और आज तो उन्होंने ऐसा मुद्दा निकाला कि जो ऑलरेडी कोर्ट ने जांच कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। ईडी कोर्ट ने कहा कि ईडी ने द्वेष की भावना से काम किया है। ईडी कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं है। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स कोर्ट की जजमेंट्स में लिखी हुई ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे व्यक्ति के ऊपर फिर वही से तोहमत लगाना, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं, वही उल्टे सीधे आरोप लगाओ और भाग जाओ। मैं आज सोच रही थी कि जो नेपोटिज्म के प्रतीक अनुराग ठाकुर जी हैं भाजपा में, जो परिवारवाद के प्रतीक हैं, वो बताएंगे कि दिल्ली में कैसे वोटर एडिशन और डिलीशन का मसला चल रहा है और भाजपा उससे बार बार डाइवर्ट हो रही है। वो बताएंगे कैसे नई दिल्ली विधानसभा में कितने भाजपा के केंद्रीय मंत्री और सांसद हैं जिनके घरों में अचानक 15 दिसंबर के बाद से बाढ़ आ गई है। लोगों की 50-50 लोग वहां पे आ गए। जो लोकसभा में 5 लोग थे वो 50 हो गए 15 दिसंबर के बाद। ये क्या हो गया? तो इस पर जवाब नहीं देना उनको, इस पर जवाब नहीं देना उनको कि दिल्ली में उन्होंने रमेश भिधुड़ी जैसे व्यक्ति को सीएम की पोस्ट के लिए चुना है। इस पर जवाब नहीं देना, इस पर जवाब नहीं देना कि क्यों ये जानने के लिए ये कौन लोग हैं बीजेपी के सीईसी मीटिंग में जो मौजूद थे, जो आपको ये खबर दे रहे हैं, क्योंकि हमको तो ये रमेश भिधुड़ी वाली खबर नहीं आई। आपको किधर से पता चला? देखिए, मीडिया को तो अचंभे की बात है, ये खबर भी नहीं आई थी कि शाहदरा में बीजेपी का नेता था विशाल भारद्वाज, एक व्यक्ति ने 11,018 एप्लीकेशन डाल दी थी हमारे जेन्युइन वोटर्स का नाम काटने की। वो तो हमें बीजेपी के अंदर से ही किसी ने बताया कि इन लोगों को पहले चिन्हित किया गया, ये आपके वोटर्स थे और इनका नाम कटवाने की याचिका डली, तब कहीं जा उस पर इलेक्शन कमीशन संज्ञान ले चुका था। बाय द वे, कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, नाम कटवाने की प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जब हम जाके सीईसी से मिले, हमें आश्वस्त किया गया और वो प्रक्रिया रोकी गई। उसी तरह अब नई दिल्ली विधानसभा में भी है, उसी तरह से रमेश भिधुड़ी का नाम भी है और वो बेस्ट एलिजिबल कैंडिडेट तो हैं ही। पद्मजा जी, गाली गलौज करते, मारपीट करते हुए देखे गए हैं। संसद के अंदर क्या भाषा यूज की थी आपको पता है? महिलाओं के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपको पता है? कैसे आतिशी जी के लिए उन्होंने उनके माता पिता तक पहुंच गए इस बार। तो इससे अच्छा कैंडिडेट कौन होगा भाजपा के लिए? तो ऑब्वियस चॉइस भी है उनकी। ठीक है, एक एक करके आप सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि हमने सोचा था फर्जी वोटरों पर आप बात करेंगे, उस पर थोड़ी सी स्पष्टीकरण करेंगे। आप ये एक तथाकथित सीएजी रिपोर्ट लेकर के आ गए जो कि आपके मुख्यालय में लिखी गई। देखिए, बहुत मजेदार बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब उस दौर में आ गई है जहां पर कि वो तथ्यों पे बात करने की बजाय रिपोर्ट के बारे में ही आपत्ति करने लगते हैं। हम तो फर्जी वोटर पे बात करने जा रहे हैं। आज ही ये जानकारी आई है और ये बाकायदा मीडिया में यह विषय आ चुका है कि आम आदमी पार्टी के 2 विधायक श्री मोहिंदर गोयल और श्री जय भगवान जी की स्टैंप लगे हुए कई फर्जी आधार कार्ड बना के बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर आईडी कार्ड बनाने का प्रोसेस चल रहा था और उनको वोटर बनाने का प्रोसेस किया जा रहा था। ऐसे कम से कम 25-30 लोगों को तो इमीडिएटली आइडेंटिफाई किया जा चुका है। तो जवाब तो ये देना चाहिए कि यूपी बिहार के मेहनतकश लोगों को तो फर्जी वोटर कहने वाले लोग बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिसमें इनके विधायकों के लेटर हेड और स्टैंप अवेलेबल हो रही है। मुझे लगता है ज्यादा बड़ा मुद्दा है
परंतु आज की डेट में समस्या क्या हो गई है कि आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि अपनी पराजय को अवश्यंभावी देखकर इस प्रकार से खप्तुल हवास हो गई है कि जो प्रियंका जी जैसे कह रही थी या इनके नेता आके बोलने लगते हैं, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को ये लगता है कि अब उनकी हार ऐसी साफ दिख रही है कि वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सा स्टैंड ले। अब देखिए, परसों जाके वो मुख्यमंत्री आवास में जा रहे थे, फिर प्रधानमंत्री आवास पे जाने लगते हैं, फिर कल के दिन एक दूसरा स्टैंड, आज फिर उन्होंने वोटर की बात कही, उसमें उन्होंने यूपी बिहार वालों को फर्जी कह दिया, फिर अब लगा वो वाला मामला गड़बड़ हो गया तो आज ये दूसरी बात कहने की बात आ गई। अरे तो सीधे सीधे कहना चाहिए ना, अगर आप कह रहे हैं कि घोटाला नहीं हुआ है शराब घोटाले में, तो एक चीज का जवाब दे दें कि इसको विड्रॉ क्यों कर लिया था, स्कीम को, बहुत पुरानी बात हो गई, और विड्रॉ किया था तो डिफेंड क्यों करते हैं आके। दोनों बातें नहीं हो सकती। ठीक है। शराब की नीति सही थी तो विड्रॉ क्यों किया, और अगर विड्रॉ कर दिया तो टीवी पे आके डिफेंड क्यों करते हैं। यही जो चरित्र है आम आदमी पार्टी का, वो जनता के सामने क्रमशः उजागर होता जा रहा है। संजय सिंह जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए हैं। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट में जो लिखा हुआ है उसकी बात कीजिए, उसके ऊपर सवाल उठाने का मतलब क्या बनता है। ये रिपोर्ट वो कह रहे हैं कि सत्यापित है, ये रिपोर्ट सही है, इसके जो अंदर तथ्य मेंशन किए गए हैं उस पर बहस होनी चाहिए। संजय जी, किसके बारे में कह रहे हैं सुधांशु जी? जो मैं सुन नहीं पाया। वो कह रहे हैं जो रिपोर्ट है, वो कह रहे हैं ये सीएजी कौन की सी रिपोर्ट चीज? है। क्या कह रहे हैं? क्या सीएजी की रिपोर्ट? भारतमाला प्रोजेक्ट की, जिसमें लाखों करोड़ का घोटाला किया है भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र सरकार ने। उत्तर प्रदेश के कुंभ के मेला की सीएजी रिपोर्ट, या गुजरात में हजारों करोड़ रुपए का लैंड स्कैम करने वाला सीएजी रिपोर्ट? किस सीएजी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं सीएजी सुधांशु जी? वो 2026 सीएजी रिपोर्ट पे बहस करना चाहते हैं सुधांशु जी? कल कार्यक्रम रखिए अपना। मैं कह रहा हूं कल कार्यक्रम रखिए सीएजी रिपोर्ट पे, और सुधांशु जी को बैठाइए, मुझे बैठाइए। कल क्यों? आज बैठे हुए हैं आप दोनों हमारे कैसी साथ। बातें कर रहे हैं? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार में ऊपर से लेके नीचे तक सराबोर पार्टी, जो पूरे देश में बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला के काम कर रही है, भ्रष्टाचार के खिलाफ ये पार्टी बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। जिस पार्टी ने 3,02,000 करोड़ रुपए का ठेका इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे रिश्वत लेके अलग अलग कंपनियों को दिया, वो हमसे बात कर रहे हैं। 15 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ किया जिस पार्टी ने, वो भ्रष्टाचार पे बोल रही है वो पार्टी। इससे ज्यादा हास्यास्पद कुछ हो सकता है? 3,44,000 करोड़ रुपए के आंकड़े मैंने पढ़े, 43 कंपनियों का, मैंने पार्लियामेंट में आंकड़ा पढ़ा, इनकी मिनिस्ट्री का जवाब है 43 कंपनियों का 3,53,000 करोड़ रुपए माफ किया इन्होंने। ये लोग बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार पे बोल रहे हैं। अरे थोड़ा अगल बगल देख लिया कीजिए। भ्रष्टाचार पे आप लोगों को क्या, देश के प्रधानमंत्री को कहीं एक शब्द जवाब देने लायक नहीं है। ठीक है। पूरी की पूरी पार्टी आपकी, मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलती है तो लगता है ओसामा बिन लादेन अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। इनको भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने का अधिकार नहीं है। वाटर घोटाले के घोटालेबाज, ठीक है, जवाब दे दीजिए उनको। आप बोलिए, मत आपको नसीहत दे रहे हैं क्योंकि फिर ओसामा बिन लादेन की याद आती है। स्कैम के, नारदा सारदा स्कैम के घोटालेबाज आपके साथ। बताइए सुधांशु त्रिवेदी। मुझे लगता है संजय सिंह जी वरिष्ठ नेता होकर कैसे अपने इंडी गठबंधन के सहयोगियों को भ्रष्ट बताने में लगे हैं। वैसे संजय जी, ओसामा बिन लादेन का आपने जिक्र किया, ओसामा को जी कहने वालों के साथ तो आप खड़े थे, याद है ना? भारत के एक नेता दिग्विजय सिंह जी, कांग्रेस के नेता, ओसामा जी बोले थे कि नहीं, और जिनके साथ गले मिलके आप दिल्ली का चुनाव लड़े थे। तो जब आप लोग ये कहते हैं कि वो अहिंसा पे भाषण दे रहे, आप तो उनके साथ खड़े थे जो ओसामा को जी बोले थे, हाफिज को साहब बोले थे, जाकिर नायक को शांति का मसीहा बोले थे, और इशरत जहां को बेटी बोले थे, और आप कहते हैं कि लगता है कि ओसामा अहिंसा का भाषण दे रहा। महोदय, शराब घोटाले में, दारू के दरिया में दिल्ली को डुबा देने वाले लोग, जिनकी सरकार ने ऑफिशियली एक पौवे के बदले दूसरा पौवा फ्री दिया, उसने जाके अपनी ईमानदारी की कसम कहां खाई? महात्मा गांधी की समाधि पर, जिनका जन्मदिन 2 अक्टूबर पूरे देश में ड्राई डे मनाया जाता है।
भैया गजब का दारू का नशा आप लोगों को चढ़ा था। आज तक आपने पद्मजा जी कोई उदाहरण नहीं देखा होगा कि महात्मा गांधी की समाधि में जाके कोई धरना प्रदर्शन करे, वो भी कौन सा आरोप, दारू का आरोप, गांधी जी की समाधि पे आके। तब लगता है कि जैसे कोई ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा है। नाना प्रकार के घोटालों में आबद्ध, शराब का घोटाला, हवाला का घोटाला, शिक्षा वाले मामले में तो छोड़िए, स्वास्थ्य के मामले में घोटाला, अरे साहब माफिया से बात करने का घोटाला, अभी बात सामने आई, आपके एक विधायक महोदय आए हैं। इतने विविधतापूर्ण आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं कि मेरे ख्याल से लोग चकरा जाते होंगे कि नई राजनीति में कितना गजब। और जब ये कहते हैं कि इनके मुंह से, संजय जी, जब आज आपकी पार्टी कहती है गालीबाज पार्टी, तो मुझे याद आता है सारे नेता बेईमान हैं। ये किसने कहा था राजनीति में आने से पहले? आपके लोगों ने। सारी संसद चोर है, सारी कांग्रेस बेईमान है। शरद पवार जी जैसा बेईमान व्यक्ति, उनके वर्ड है, मेरे नहीं है, कैसे ये व्यक्ति सत्ता में रह सकता, इसे जेल में होना चाहिए। चौथा वाला, लाओ मुझे बनाओ सरकार दो, तो अभी सोनिया गांधी को और राहुल गांधी को डालकर ईडी में बुलाओ और देखो देखो अभी पटापट कबूलेंगे ये। मेरे विचार से आप लोग जब ये बात कहते हैं भाषा की मर्यादा, आपके शब्दों को जो डिजिटल मीडिया पे अवेलेबल है कोई जाके सुने तो उसके मन में आता, ओहो ये आके भाषण दे रहे हैं, तब उसे लगता है जैसे ओसामा बिन लादेन शांति का प्रवचन दे रहा हो। और रही बात, आपने सीएजी की बात कही, तो संजय सिंह जी आप वरिष्ठ हैं, आप नेता सदन हैं आम आदमी पार्टी का, आपको पता है कि सीएजी में अगर कोई आपत्ति होती है तो वो संसद की कौन सी कमेटी में आती है? पीएसी में, पब्लिक अकाउंट कमेटी, लोक लेखा समिति। और लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? पिछली बार कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी थे और इस समय केसी वेणुगोपाल है। तो बताइए ये पीएससी ने क्यों नहीं तलब किया अगर सीएजी का ऑब्जेक्शन है? सीएजी का कोई भी आपत्ति पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन ने क्यों नहीं लिया? यही होता है वहां पे, पता है तथ्य तो है नहीं, इसलिए पीएससी कॉल नहीं करेगी। टीवी पे आके जोर जोर से बोलो और बोल के अपना चले जाओ, जो आम आदमी पार्टी की फितरत रही है, केजरीवाल जी की स्टाइल रही है। तो इसलिए मुझे लगता है कोई भी मुद्दा हो, मुद्दा बंगला हो या मुद्दा दारू का हो, मुद्दा सीएजी का हो या मुद्दा फर्जी वोटर का हो, सारे मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी आज एक चक्रव्यूह में फंसी हुई दिख रही है। चक्रव्यूह में फंसे हैं, इसीलिए इधर उधर की बात नहीं होनी चाहिए। 2026 करोड़ क्यों लुटा, अब ये रिपोर्ट कह रही है। संजय जी देखिए, पहली बात तो मैं तो इनके महापुरुष मसीहा की बात करूंगा, जिनको अब इन लोगों ने मार्गदर्शक मंडल में रखा है, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी। जिस आदमी ने इस देश के 2 टुकड़े किए, कत्लेआम कराया, लाखों लोगों को मरवाया, उस जिन्ना की कब्र पे मत्था टेकने वाली भारतीय जनता पार्टी ये बात करते हैं। जिन लोगों ने पठानकोट के अंदर आईएसआई, पाकिस्तान की वो खुफिया एजेंसी जिसने हिंदुस्तान के अंदर एक नहीं अनेकों आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया, उस आईएसआई को बुला के हमारे शहीदों की जांच कराई। जिस पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी ने पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया, इसके पहले भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने शपथ ग्रहण समारोह में नहीं बुलाया। शर्मिंदा किया देश को, शर्मिंदा उस दिन भी किया देश को जब आपने बिना बुलाए जाकर मोदी जी ने नवाज शरीफ के बर्थडे का केक काटा। आपसे राष्ट्रभक्ति का प्रमाण पत्र हमें चाहिए। बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हुए तो मोदी जी ने जाके चिल्ला चिल्ला के कहा, मैं तो बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हूं, मैं तो बांग्लादेश की आजादी का योद्धा हूं। अरे मैं तो बांग्लादेश आजाद कराने के लिए जेल गया था। आप लोग बात करते हैं भ्रष्टाचार पे। जो लोग हिंदुओं को मार रहे हैं बांग्लादेश में, उनके घर को रोशन करने का काम मोदी का दोस्त अडानी कर रहा है, वहां बिजली सप्लाई कर रहा है, हजारों करोड़ रुपए बांग्लादेश से कमाने का काम कर रहा है। अब आ जाते हैं शराब पे पद्मजा जी। 2 राज्य मैं आपके सामने बोल रहा हूं, एक गुजरात जो ड्राई स्टेट है, गांधी का स्टेट है, साबरमती के संत महात्मा गांधी का राज्य है। उस महात्मा गांधी के राज्य में सैकड़ों लोग जहरीली शराब पी के मर गए।
चुल्लू भर पानी में नाक रगड़ के बीजेपी के नेताओं को माफी मांगनी चाहिए। अलीगढ़ के अंदर 135 लोग जहरीली शराब पी के मर गए। इस देश ने इन घटनाओं को अभी भी भूला नहीं है, इसलिए इधर उधर की बातें करने से बात नहीं बनेगी। आपको यह बताना चाहिए कि आपका विजन क्या है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अरविंद केजरीवाल के टॉयलेट में फंस गई है, उस टॉयलेट को फ्लश करेगी दिल्ली की जनता। आप देखिएगा, सफाया होगा भारतीय जनता पार्टी का। आप इससे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। दिल्ली के लिए आपका विजन क्या है? बिजली पे क्या करेंगे, पानी पे क्या करेंगे, शिक्षा पे क्या करेंगे, इलाज पे क्या करेंगे, मोहल्ला क्लिनिक पे क्या करेंगे, अस्पताल पे क्या करेंगे, ये बताने के लिए आप तैयार नहीं। दिन रात आप नकली मुद्दे को मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये दिल्ली में संभव नहीं होगा। आप बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठाते हैं दिल्ली के अंदर। नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं पद्मजा जी। 10 साल से हिंदुस्तान में किसकी सरकार है? नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। देश की सुरक्षा की, बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह की। आज बांग्लादेश की सीमा पार करके, त्रिपुरा पार करके, बंगाल पार करके, आसाम पार करके, झारखंड पार करके, बिहार पार करके, यूपी पार करके बांग्लादेशी दिल्ली कैसे आ गया? इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। एक भी बांग्लादेशी घुसपैठिया अगर दिल्ली में या देश के किसी हिस्से में मिलता है तो उसको भगाने का, डिपोर्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है। आप बताइए, 10 साल में आपने कितने बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया हिंदुस्तान से? एक भी बात का जवाब नहीं देना है, फर्जी बातें करनी है, झूठे आरोप लगाने हैं, इससे काम नहीं चलेगा। अब आपकी असलियत देश के लोग पहचान चुके हैं और दिल्ली के चुनाव में हर दिन आप एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक है, क्या सीएजी रिपोर्ट का, धन्यवाद संजय जी हमसे बात करने के लिए। सुधांशु जी, क्या सीएजी रिपोर्ट सिर्फ तभी कोट की जाती है जब आपके पॉलिटिक्स को वो सूट करे? बार बार आम आदमी पार्टी बात कर रही है कि सीएजी की एक रिपोर्ट गुजरात से भी आई थी, एक बिहार से भी आई थी कि कैसे कितनी सरकारी स्कीम्स हैं जिनमें गड़बड़ियां हो रही हैं। गुजरात को लेकर के सीएजी, उसकी क्यों बात नहीं होती? देखिए, मैं संजय जी की सारी बातों का क्रमशः जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने शराब, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीएजी, मैंने सारी बात तो इसका स्पष्टता जवाब दिया है कि भाई सीएजी में तो इन्हीं के नेता उसके चेयरमैन हैं पीएसी के, तो वो तलब कर लें, कौन रोक रहा है? सीएजी की रिपोर्टें जब इनकी सरकार के खिलाफ आती थी, आप याद करिए, हम लोगों ने उस विषय को उठाया था कि नहीं, और जब इनकी सरकार नहीं मानती थी हम कोर्ट गए थे। याद करिए, बोफोर्स के जमाने में सीएजी की रिपोर्ट आई थी, टीएन चतुर्वेदी सीएजी थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन किया था, हम कोर्ट गए थे, आखिर में जाके इनकी सरकार के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी, एफआईआर तक दर्ज हुई थी राजीव गांधी जी के खिलाफ। यही होता है, तथ्य नहीं होता है, हवा में आके बैटिंग करके चले जाना है। अब जो ये क्रमशः बोल रहे थे तो मैं उसका जवाब देता हूं। शराब पे इन्होंने कहा कि क्या कहते थे और क्या चरित्र है। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने लिखित में कहा था कि उन्होंने कि 75% महिलाएं किसी क्षेत्र की जब तक उनकी रिटर्न स्वीकृत नहीं होगी तब तक कोई दारू का एडिशनल ठेका नहीं खोला जाएगा। ये जहरीली शराब की बात कर रहे हैं, इन्होंने सरकारी शराब बांटी है। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, इन्होंने इतने ठेके खोल दिए, एक जगह दिखाएं जहां 75% महिलाओं से इन्होंने लिया हो। यह लिखित में इनका बयान था, यह लिखित में इनका शपथ पत्र था 2014 में, और आज आकर किस ढंग से बदल गए। अब बांग्लादेश की बात करते हैं, सीए का विरोध करने वाले लोग जो कहते थे शाहीन बाग मेरे दिल में है, उन्हीं दुखियारे लोगों को जब नागरिकता देने की बात आई थी तो ये सारे के सारे लोग छाती पीट के देश की सड़कों को जाम करके बैठे हुए थे, आज कैसे पलट के बैठे हुए हैं। अब तीसरी बात इन्होंने पाकिस्तान की कही थी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं इनको कि साहब आप किस जमाने की बात करते हैं। मोदी जी ने तो जो पाकिस्तान की गति की है वो तो सबको पता है। मैं लोगों से कह रहा हूं जाके चेक करिए, सबसे ऑथेंटिक बयान होता है किसी देश की संसद में दिया गया बयान। पाकिस्तान के फ्लोर ऑफ द हाउस पे पाकिस्तान के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का बयान है, उसने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कोट करते हुए कहा कि शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हुए थे, उसी समय आर्मी चीफ आए और आर्मी चीफ के पांव कांप रहे थे। ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे नेशनल असेंबली में दिया गया बयान। और आर्मी चीफ ने कहा खुदा का वास्ता है अभिनंदन को वापस कर दो वरना रात 9 बजे तक इंडिया अटैक कर देगा। हमने वो करके दिखाया है। क्या ये बात करेंगे सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सबूत मांगने वाले लोग, और हमने जो बोला है वो सबूत मैंने दिया है पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, वहां के मिनिस्टर, वहां के सांसद जो वहां के आर्मी चीफ के बारे में बोल रहे थे। तो मुझे लगता है चाहे बांग्लादेश पाकिस्तान का मुद्दा हो, दारू का मुद्दा हो, विकास का मुद्दा हो, ये मोहल्ला क्लिनिक पे बोल रहे थे, तो एक बात मैं भी पद्मजा जी कह दूं जी,
इन्होंने मोहल्ला किलिंग में वो काम किया है कि इनकी जांच जानते को शुरू हुई। इन्होंने मोहल्ला किलिंग में एक दिन में 539 लोगों का वो दिखा दिया कि जांच करके निदान कर दिया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है 9 बजे से 1 बजे तक, और इन 4 घंटों में कुल मिलाकर होते हैं 240 मिनट। 240 मिनट में 539 लोगों को देख भी लिया, उनका पूरा डायग्नोसिस भी कर लिया और लिख भी दिया और दवा भी मिल गई, यानी हर 20 सेकंड में एक आदमी। आप सोचिए, ये अपने आप में आंकड़ा दिखा रहा है कि सीधा भ्रष्टाचार हुआ है। तो इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक को भी भ्रष्टाचार का ही आधार बना लिया था। ठीक है, अब क्या पता उस पे भी एक सीएजी की रिपोर्ट, या जिसको आप कहेंगे सीएजी की रिपोर्ट, उसकी कुछ फाइंडिंग्स आ जाए। अलका लांबा, रोज एक नया जो है एक एक्सपोजे होता है। पहले अब शीश महल को लेकर के सीएजी की रिपोर्ट आई थी, अब जो लिकर पॉलिसी है उसको लेकर के भी एक सीएजी की रिपोर्ट आई है। क्या अब इसको टेबल कर ही देना चाहिए एक विशेष सत्र बुला करके? अब तो खैर नहीं हो सकता, बट अगर ये पहले हो जाता तो फिर कम से कम ये रोज लीक्स नहीं होते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। पद्मजा जी, माफी चाहूंगी, अभी मैं दोनों को सुन रही हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है दिल्ली का चुनाव, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान बांग्लादेश का चुनाव लड़ रही है ये दोनों पार्टियां। मुद्दों पर नहीं आने देंगी, पूरी कोशिश कर लीजिए आप भी दिल्ली के 5 ज्वलंत मुद्दों पर ये चुनाव हो जाए। ये सिर्फ कांग्रेस की कोशिश है कि मुद्दों से नहीं भटकने देना। एक दूसरे को आपदा विपदा कहा जा रहा है। याद कर रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी और शीला दीक्षित जी का दौर, राजनीति से ऊपर उठ गए थे दोनों लोग। दिल्ली के लोगों को रखते हुए सामने मेट्रो का उद्घाटन दोनों नेताओं ने मिलकर किया था। आज 10 साल दिल्ली आबाद को बर्बाद किया है। जो आम आदमी को आपदा बोल रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी केंद्र शासित राज्य है, अमित शाह जी आप गृह मंत्री हैं, दिल्ली के लोगों को इस आपदा में आपने क्यों छोड़ दिया? सातों सांसद आपके, एलजी आपके, पुलिस आपकी, आप मुखदर्शक बनकर क्यों दिल्ली को 10 साल आपदा में देखते रहे? और ये विपदा आज बिल्कुल पंजाब की बहनें केजरीवाल के घर के बाहर खड़ी हैं, भगत सिंह जी की झूठी कसम खाई थी, 1000 रुपया देने का वायदा था, 36 महीने से 1 रुपया नहीं दिया। पंजाब की बहनें यहाँ पर खड़ी होती। मैं घूम रही हूँ कालका जी में, नशे की राजधानी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भ्रष्टाचार से लड़ने आई थी आम आदमी पार्टी, जन लोकपाल और शराब के भ्रष्टाचार में एक एक करके जेल जा रहे हैं। सत्ता कुर्सी छोड़नी पड़ रही है और मुद्दों पर नहीं आ रहे कि क्यों नशे की राजधानी। पर आप भी मानती हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि झाड़ू से अब दारू का सफर पूरा हो चुका है, 2026 करोड़ का पहली बार यह आंकड़ा सामने आया है। अभी तक लोग कह रहे थे 100 करोड़ 200 करोड़ का कुछ घोटाला हुआ है। अगर इस रिपोर्ट को माने तो 2026 करोड़ का आंकड़ा ऐसा पहली बार सामने आया है। मैं फिर कह रही, दोनों की साठगांठ है। भ्रष्टाचार हुआ है 2020 कोरोना महामारी के बीच में यह भ्रष्टाचार हुआ, और हम लोग थे कांग्रेस जो एलजी सीबीआई के पास जांच की मांग करने वाली कांग्रेस थी। लगातार हम कहते रहे दिल्ली के इस मुद्दे पर बोलिए बोलिए, ये चुनाव का इंतजार करते रहे। रिपोर्ट क्या थी? इनके पास थी, लेकिन ये चुनावी हथकंडे के तौर पर इसका रिपोर्ट का फायदा उठा के लाभ लेना चाहते। रिपोर्ट आज गई चुकी थी, जांच हो चुकी थी, जनता पे करनी थी ना, लेकिन हर चीज को चुनावी हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की इनकी कोशिश रहती है और वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब वो खेल भी रहे हैं कि अगर भ्रष्टाचार हुआ था, सीएजी की कोई रिपोर्ट थी तो पहले क्यों नहीं आई है। तो दोनों की साठगांठ है, मिली जुली है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, पर ये जो सिलेक्टिव लीक्स आप कर रहे हैं ना, चुनावी मुद्दा, आपको दिल्ली की फिक्र नहीं है सुधांशु जी, आपको अपनी चुनाव की, अपने वोट की और आम आदमी पार्टी को घेरने की चिंता है। देखिए, मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली की फिक्र किसको है, दिल्ली की जनता समझती है। मात्र 6 महीने पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के गले मिले हुए थे, आज लगता है एक दूसरे के गले पे चढ़े हुए हैं। तो मात्र 6 महीने में दिल्ली के हितों को लेकर ये कौन सी नवीन दृष्टि इन लोगों के सामने आ गई, मुझे लगता है दिल्ली की जनता यह समझने में थोड़ी समझदार है। अब रही बात इसकी, जो अलका जी ने कहा कि कुछ मुद्दों पे हम और आम आदमी पार्टी, कहाँ हर मुद्दे पे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ में दिल्ली से। ये बताइए, दिल्ली में बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ था तो दोनों साथ साथ थे, शाहीन बाग पे दोनों साथ साथ थे, दिल्ली के दंगों के मामले पे दोनों साथ साथ थे, सीए का विरोध करने में दोनों साथ साथ थे। तो भाई जवाबी कव्वाली इधर से सुर उधर से ताल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बराबर का मौका दीजिए। और रही बात इसकी, मैं तो बिल्कुल दिल्ली के अंदर की बात कर रहा हूं। अगर शाहीन बाग कहते थे आप
लोग उसके पक्ष में थे, तो मनीष सिसोदिया ने ओपनली बोला था शाहीन बाग मेरे दिल में है। और देखिए कैसे लोग आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। अमानतुल्लाह खां पहले कांग्रेस के कॉर्पोरेटर हुआ करते थे, अब आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। अच्छा, इसीलिए आप सुनिए, और ताहिर हुसैन जिसने इतना बड़ा दंगे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, वो आम आदमी पार्टी के नेता थे, अब एमआईएम के साथ चले गए। तो वास्तविकता यह है, और कुल मिला के दिल्ली की जनता समझती है क्यों दोनों दल एक साथ आए थे। एक ही बाइंडिंग फैक्टर था, एक ही बाइंडिंग वोटर था जिसके लिए एक आए थे। अब उसी में दोनों के मन में एक दूसरे के लिए शंका पैदा हो गई है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने लोकसभा के बाद जितना भौकाल दिखा दिया, उससे सब दल घबरा गए। सपा भी घबरा गई, आम आदमी पार्टी भी घबरा गई कि वो जो कोर वोटर था दोनों के बीच में, उसी को लेके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये समस्या, इनका दिल्ली की समस्या, दिल्ली की जनता की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। इनका राजनीति किसी दूसरे फैक्टर से गवर्न थी, और वो फैक्टर अब अपसेट हो गया है, इसलिए इनका गठबंधन टूट गया। बताइए अलका जी, असली जुगलबंदी इधर है। इसीलिए आप जिस पुरजोर तरीके से भाजपा घेर रही है आम आदमी पार्टी को, ये सीएजी को रिपोर्ट में, कांग्रेस दबे सुर में ही क्यों कर पा रही है? फिर मैं प्रियंका कक्कड़ के पास देखा, आपने दोबारा भाजपा के नेता को मौका दिया, एक मौका दिया कि दिल्ली की समस्याओं पे बात की उन्होंने नहीं की। जहरीली हवा, यमुना माँ कहते हैं, दूषित पानी, जहरीला पानी, अपराध, महंगाई, बेरोजगारी, कुछ बोले सुधांशु जी? नहीं बोले भाजपा के प्रवक्ता। सीए, एनआरसी, शाहीन बाग, बांग्लादेशी, घुसपैठी, यही तक घूमेंगे ये, क्योंकि 5 जो मुद्दे दिल्ली के ज्वलंत है, इनमें इनके पास कोई जवाब नहीं है। पंजाब हो या दिल्ली हो, भाजपा को लोगों ने नकार दिया। 8वां चुनाव है सुधांशु जी, आप जीत कर दिखा दीजिए, सरकार बनाकर दिखा दीजिए। पर अलका जी, अगर सरकारी खजाने की लूट हो रही है, मुद्दा तो वो भी है ना, 2026 करोड़ तो दिल्ली की ही जेब से जा रहा है। मुद्दा वो है, भ्रष्टाचार मुद्दा है, मैं आपसे कह रही हूँ, इनकार नहीं कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन ये जो मुद्दा एजेंडा सांप्रदायिकता का लेकर आकर जहर घोलते हैं, ध्रुवीकरण करते हैं, डर पैदा करते हैं, उससे या तो सत्ता इनको मिलती है या डर के वोट कांग्रेस का आम आदमी को जाता हुआ दिखता है, और वही भेजने की इनकी कोशिश होती है। प्रियंका कक्कड़, कम से कम कांग्रेस ना आ जाए। मुद्दे सब लोग अलग अलग उठा रहे हैं, आप फर्जी वोटर का उठा रही हैं, लेकिन कांग्रेस और भाजपा एक चीज पर तो एक मत है कि भ्रष्टाचार तो हुआ है। आप रिपोर्ट पर सवाल भले से ही उठा ले, लेकिन भ्रष्टाचार हुआ है, ये दोनों कांग्रेस और भाजपा मान रही हैं। पद्मजा जी, पहले तो मैं चाहूंगी, क्योंकि मैंने भी आपका सेंटेंस सुना, आप पहले कंफर्म कर लीजिए, आर यू श्योर कि ये सीएजी रिपोर्ट है? क्योंकि आपने फिर से कहा कि ये इतने का भ्रष्टाचार बीजेपी कह रही है सीएजी आप ये बोल सकती हैं कि ये ट्रू डॉक्यूमेंट है? चलिए एक बार ये सोर्स बता ही दीजिए सुधांशु जी, कहां से आया ये? सुनिए मेरी बात। आम आदमी पार्टी का यही डिफेंस है कि ये तो जब टेबल ही नहीं हुई तो आपको कहां से मिल गई, ये आप क्लैरिफाई कर दीजिए। सीएजी रिपोर्ट है या डीडीयू रिपोर्ट है? बीजेपी रिपोर्ट है, ये जवाब नहीं आएगा। बताइए सुधांशु जी, एक शब्द बोलना चाहेंगे? मैं बोलूं, आप उनके पास जवाब नहीं है। चलिए ठीक है। अच्छा, सवाल हमसे हमसे एक बार जल्दी से आप क्लैरिफाई कर दीजिए, रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अच्छा, सवाल हमसे? अरे सुनिए, अरे प्रियंका जी सुनिए, अरे भाई, रिपोर्ट ऑफिशियली इसीलिए हमारे पूर्व मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर जी ने ऑफिशियली बोला है, ये रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। गजब की बात है साहब, आप कह रहे हैं रिपोर्ट का सोर्स क्या है? अरे साहब, अगर सोर्स में आपको कोई प्रॉब्लम है तो कंटेंट पे जवाब दे दीजिए। ये देखिए, मजेदार बात जानते क्या है? सुनिए पद्मजा जी, इनको दूसरों के मैं दे देती हूँ। पता रहते हैं। पद्मजा जी, मुझे पूरी करने दीजिए मेरी बात। चुनाव समिति में क्या हुआ ये भी इनको पता है। एक मिनट, इन्हें ये पता रहता है, इनके सोर्स ये बताते हैं कि सीबीआई रेड करने वाली है। इनके सोर्स ये बताते हैं कि जब सीबीआई की रेड हुई तो मनीष सिसोदिया के लॉकर में झुंझुना मिला, जबकि वहां सीबीआई के अलावा कोई बाहर का व्यक्ति नहीं रहता है। इनके सोर्स बड़े गजब के, इनके सोर्स ने बता दिया कि विदुड़ी जी को सीएम बनाया जा रहा है, मगर इनका सोर्स इनको सीएजी की रिपोर्ट नहीं बता पा रहा है। प्रियंका जी, अब वो सब अपने सोर्सेस से दे रहे। बताइए प्रियंका जी, आपके सोर्स बता रहे हैं कि रमेश बिधूड़ी सीएम कैंडिडेट है, उनके भी सोर्सेस है। प्रियंका कक्कड़, ठीक है, तो वो सूत्रों से एक रिपोर्ट बता रहे हैं। आज सुधांशु जी ने एडमिट किया है आपके शो पर कि सूत्र बेस्ड रिपोर्ट चला रहे हैं। ये रिपोर्ट भाजपा के दफ्तर में बनी है, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अलका लांबा जी ने फ्लो में 2-3 बातें बोल दी, तो मैं उसका भी खंडन करना चाहूंगी। देश की सबसे कम महंगाई
दिल्ली में है, ऐसा केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री कहती है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, कोई भी जाकर सार्वजनिक तौर पे चेक कर सकता है। देश में सबसे कम बेरोजगारी दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है। ये भी केंद्र सरकार का आंकड़ा है, कोई भी मुझे फैक्ट चेक कर ले। देश में पर कैपिटा इनकम हाईएस्ट 4 टाइम ज्यादा नेशनल एवरेज से दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ एक ईमानदार सरकार है। सोचिए, ये सब तब जब एक ईमानदार सरकार जनता की जेबें भर रही है और खुद एक मुनाफे का बजट पेश कर रही है ईयर ऑन ईयर। भाजपा के सारे राज्य घाटे में हैं। ना कहीं फ्री बिजली मिलती है, ना कहीं फ्री पानी मिलता है, ना कहीं फ्री अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य मिलता है, ना महिलाओं को फ्री बस यात्रा मिलती है, ना बुजुर्गों को फ्री तीर्थ यात्रा मिलती है, और सारे घाटे में हैं। इनसे पूछ लीजिए क्यों घाटे में है उत्तर प्रदेश, क्यों घाटे में गुजरात, 4.5 लाख के घाटे में गुजरात, 7.5 लाख के घाटे में मध्य प्रदेश, 4.5 लाख के घाटे में महाराष्ट्र। ये सब भाजपा के राज्यों का है। 200 लाख करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया इन्होंने देश के ऊपर। देश की करेंसी कहां चली गई? ये भाजपा के काम और काले कारतूत हैं। इनको सीएजी का रिपोर्ट, इनका ये सूत्र बेस्ड न्यूज आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। मैं सीएजी की रिपोर्ट डिस्कस करती हूं आपसे सुधांशु जी। दिल्ली में आपने द्वारका एक्सप्रेसवे बनवाया, 250 करोड़ की सड़क बननी थी, आपने 7500 करोड़ की बनाई। सीएजी ने कहा ये क्या किया, कहां गया ये पैसा? कोई जवाब नहीं है इनके पास जवाब नहीं है। जब इनकी सीएजी की रिपोर्ट कहती है कि आयुष्मान भारत में घोटाला हो रहा है और भाजपा अपनी जेबें भर रहे हैं, उसका जवाब नहीं है इनके पास। सूत्र बेस्ड न्यूज इनको डिस्कस करनी होती है हमेशा। ठीक है, वो भी अपनी सीएजी रिपोर्ट के सवाल लेके आ गई हैं। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए मैं पूछ रहा हूं ये कौन सी सीएजी रिपोर्ट में लिखा हुआ? प्रियंका जी, अभी लगता आप फिर क्या थोड़ा आउट ऑफ वो हो गई थी डिबेट के बाहर, जब मैंने संजय सिंह को जवाब दिया था। जिस जमाने की आप रिपोर्ट की बात कर रही, देखिए क्या होता है कि एक नॉर्मल सड़क जब बनती है किसी ऐसी जगह पे जहां पर कि बड़ा शहर नहीं है, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। दिल्ली जैसे शहर में आप बीच में सड़क बनाएंगे, कॉस्ट अलग है। अगर एक के ऊपर 1-2 पुल बना रहे हैं पैरेलल, तो उसकी कॉस्ट अलग होती है। उसका जवाब आ चुका है। और उस समय जब जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं, पिछली सरकार में कौन था पीएससी का चेयरमैन? अधीर रंजन चौधरी। काहे नहीं बुलाए थे भाई? आम आदमी पार्टी के भी मेंबर्स थे, काहे नहीं वहां पीएससी में रेस किए? ये होता है कि आपको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, इसीलिए पार्लियामेंट की कमेटी और फ्लोर पर तो वो सवाल नहीं उठा सकते, मगर मीडिया में आकर खूब जोर जोर से बोलकर आप जा सकते हैं। इसलिए आप लोगों के सामने यह समस्या आ जाती है कि आप लोग फैक्ट के ऊपर बात करने की बजाय आप लोग इधर उधर की बात से बचाव कर। और दूसरी बात जो अभी प्रियंका जी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, ये कब ऐसा था कि दिल्ली में हाईएस्ट पर कैपिटा नहीं थी? दिल्ली पूरे भारत में सबसे हाईएस्ट पर कैपिटा वाला राज्य हमेशा रहा है। रोजगार में कौन से ऐसे रोजगार है जो दिल्ली सरकार दे रही है? मैं बताना चाहता हूं इनके आने के बाद क्या हुआ। 2014-15 में जब इनकी सरकार आई, दिल्ली का बजट सरप्लस बजट था, मुनाफे का बजट था। 1.54% ऑफ द रेवेन्यू का सरप्लस था दिल्ली के बजट में। उसके बाद वो कम होना शुरू हुआ, 1.34, 0.9, अब 0.3। इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पहले 2600 करोड़ रुपए उधार लिया, उसके बाद पिछले 3 साल में 11,000 करोड़ लिया, और अब इस साल घाटे का बजट होने जा रहा है, तो इन्होंने नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से 10,000 करोड़ रुपए के ऋण लेने की इन्होंने आवेदन दिया हुआ है। दिल्ली के सरप्लस बजट को घाटे के बजट में तब्दील कर दिया, ये इन्होंने करके दिखाया है। और वो जो जल बोर्ड के ऊपर 70,000 करोड़ का वो घाटा हो गया, वो तो अलग बात है। तो ये मैंने आंकड़े के साथ बोला, कोई जाके चेक कर ले कि 2016-17 में 15-16 में सरप्लस बजट कितना था, आज 0.3 से नीचे आ गया है। और इन्होंने एनएसएसएफ से के साथ 10,000 करोड़ रुपए क्यों मांगे हैं? इसीलिए मांगे हैं कि अब ये बजट घाटे में जा रहा है। ये इन्होंने करके दिखाया। ये भी मैंने प्रियंका जी फैक्ट के साथ बोल दिया। प्रियंका कक्कड़, जो रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है, सुधांशु त्रिवेदी तो कह रहे हैं हमारे सांसद ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि ये सब कुछ सीएजी की फाइंडिंग्स हैं, पर उस पर क्या चर्चा, उस पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए कि 2026 करोड़ का आंकड़ा अब बताया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अगुवाई कर रहे थे, उन्होंने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया। उन्होंने यह भी कहा है कि लाइसेंस देने में खामियां थी, कि शराब नीति में गड़बड़ियों की पूरी एक फहरिस्त है, और जो घूस की बात कही गई वो शायद सबसे ज्यादा डैमेजिंग है। इस बात की क्या जांच नहीं हो जानी चाहिए? देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि इन सारी बातों के मैंने इतने जवाब दिए ना, जब ये हमारे ऊपर झूठे फर्जी आरोप लगा रहे थे, तो उनको रिपीट करने का फायदा नहीं है। पर कोर्ट में ये सारी बातें उठी थी,
कोर्ट में जब उठी तो पीएमएलए कोर्ट ने यही कहा कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक चवन्नी का प्रमाण नहीं है। हमारे नेताओं को तभी पीएमएलए जैसे संगीन धाराओं में छोड़ा गया जिसमें बेल इज नो लेस देन एक्विटल। किसी लीगल जानकार को जो बहुत अच्छे से वकालत जानते हो उनसे बैठ के पूछवा लीजिएगा, प्रवक्ताओं से बात मत कीजिएगा इस बारे में। आप जितना इन्होंने जो भी आज भी एक सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट बताई है और उसमें जो आंकड़े बताए हैं वो सब कोर्ट के आगे था पद्मजा जी। इसलिए इनके पास मुद्दाहीन फेसलेस पार्टी के पास इतनी हिम्मत भी नहीं है कि आज एडमिट कर ले या डिनाई कर दें। सुधांशु जी बताइए, रमेश भिदुड़ी को आपने सीएम कैंडिडेट बताने की सोच है कि नहीं दिल्ली में? आप ये पर ये जो आपने पॉइंट उठाया बहुत जरूरी है। आपने ये जो पॉइंट उठाया बहुत जरूरी है। अरविंद केजरीवाल जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, संजय सिंह जेल गए, विजय नायर जेल गए, सबको बेल मिल गई, यानी कि एक तरीके से अक्विटल ही हो गया है, ये प्रियंका कक्कड़ कह रही हैं। तो अब इस सीएजी रिपोर्ट के क्या मायने हैं सुधांशु जी? पीएमएलए में ये सारे तथ्य भी कोर्ट के सामने थे, कोर्ट ने बेल दे दी। पद्मजा जी, जो आपके लाखों दर्शक देख रहे होंगे, ये अद्भुत और विचित्र तर्क आम आदमी पार्टी जैसे बुद्धिमान पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं, स्वघोषित पढ़े लिखे लोग, कि बेल का मतलब एक्विटल है। और ऐसा एक्विटल किया है प्रियंका जी कि कोर्ट ने कहा है कि वो मुख्यमंत्री आवास नहीं जा सकते, कार्यालय नहीं जा सकते। मुझे ऐसा एक्विटल किया है कि वो कोई कागज साइन नहीं कर सकते। नहीं, वो कागज साइन नहीं कर सकते, कोई पॉलिसी मैटर पे निर्णय नहीं ले सकते, और आप कह रही है एक्विटल है। मुझे लगता है कुछ इस प्रकार की बात कहने से पहले भली बात ही सोच लेना चाहिए। और एक नहीं, कई मैटर्स में पीएमएलए खारिज भी किए हैं कोर्ट ने, मगर अफसोस की बात यह है कि आप उसके प्रमाण नहीं दे पाते। और जहां तक आप लोग इसकी बात करते हैं, जो आप लोग बड़े मजेदार ढंग से ये लोग एक क्रॉस क्वेश्चन कि उन्होंने ऐसा लॉजिक क्यों दिया? प्रियंका कक्कड़, क्या क्रॉस क्वेश्चन है आपका? पद्मजा जी, मैं विद फुल जिम्मेदारी आपको कह रही हूं कि प्रवक्ताओं की बातों में ना आए। पीएमएलए में बेल मिलना इज नो लेस देन एक्विटल। किसी सीनियर एडवोकेट को अपनी डिबेट में बिठाएं, उनसे इस पर पूरी जानकारी ले लें, मेरी बात सही प्रूव होगी। साथ में ये बार बार जो झूठ प्रचार कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल साइन नहीं कर सकते, अरविंद केजरीवाल ऑफिस नहीं जा सकते, मैं आपको एक बड़ा सिंपल कानून बताती हूँ। हमारे संविधान में लिखा है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी ये अलग विंग होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकते। कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता पार्लियामेंट के ऊपर, पार्लियामेंट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता कोर्ट के ऊपर, कोर्ट नहीं कोई पाबंदी लगा सकता सीएम या पीएम के ऊपर, और पीएम या सीएम कोई पाबंदी नहीं लगा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। ये आपको बार बार झूठ बोल रहे हैं। भाजपा ही कोर्ट गए थे ये बोलने कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लो, ये जेल से सरकार नहीं चला सकते। तीसरी पिटीशन जब इन्होंने इस बात की डाली तो कोर्ट ने फटकार मारी, 50,000 का जुर्माना लगाया भाजपा के ऊपर। तो ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, ये बार बार झूठ बोल रहे हैं। लीगल एक्सपर्ट्स के हवाले से वो कह रही हैं, सारे लीगल एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्विटल जैसा ही है, यानी कि उनको निर्दोष एक तरीके से करार दिया गया। पद्मया जी देखिए, एक और अद्भुत ज्ञान मिला आम आदमी पार्टी की तरफ से कि प्रवक्ता आके कह रही है कि प्रवक्ता की बात का मत मानिए, लीगल एक्सपर्ट को बैठा लिए। आपने देखा ना क्या अद्भुत तर्क है, खुद प्रवक्ता हैं, खुद नेता हैं, और कह रही है एक्विटल के इक्विवेलेंट है बेल, और उसके बाद कह रही है कि साहब उसकी लीगल। चलिए, तो कोर्ट ने आदेश में नहीं लिखा है क्या कि आप नहीं जा सकते? अब और इन्होंने अद्भुत ज्ञान दिया कि साहब कोर्ट के ऊपर कोर्ट पार्लियामेंट पे नहीं बोल सकता। तो आप लोग काहे गए थे धारा 370 के खिलाफ कोर्ट में? काहे सीएए के खिलाफ कोर्ट में गए थे? काहे दिल्ली के कानून के खिलाफ कोर्ट में गए थे? अभिषेक मनु सिंघवी आपके वकील थे एनसीटी का अमेंडमेंट के बाद। देखिए, मतलब इसके लिए वकील की जरूरत ही नहीं है, साफ साफ सामने हो गया। कह रही थी कि कोर्ट कोई पार्लियामेंट से ऊपर नहीं हो सकता, पार्लियामेंट के एक्ट के खिलाफ कोर्ट चले गए। और पार्लियामेंट भी कोर्ट में हस्तक्षेप करता है। ये बताइए, न्यायाधीश को हटाना हो तो किसका अधिकार है? पार्लियामेंट का अधिकार है इंपीचमेंट के द्वारा। यह संविधान की व्यवस्था है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी हटाना होगा, चीफ जस्टिस को, तो संवैधानिक व्यवस्था यह है कि पार्लियामेंट हटा सकती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, यह आम आदमी पार्टी बनने की तो कोशिश करती है कि शातिराने तर्क दें, पर शातिराने के चक्कर में बचकाने तर्क दे के लोग फंस जाते हैं। मेरे ख्याल से जिन दर्शकों ने सुना होगा उन्हें साफ समझ में आ गया होगा कि किसकी समझ कितनी है। और ये जो दावा करते हैं कि बहुत पढ़े लिखे समझदार हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो कितने समझदार हैं और उनका किरदार कैसा है, जनता को समझ में आ गया होगा। ठीक है, जनता की अगर बात कर ले समीर जी,
क्या ये हिट जॉब है? बार बार आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये रिपोर्ट के कुछ कुछ अंश लीक किए जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी एक छवि बिगाड़ने के लिए। देखिए पद्मजा जी, दिल्ली के एलजी ने लेटर लिखा था मुख्यमंत्री को कि आप 2 दिन का विशेष सत्र बुला लीजिए विधानसभा का, और ये जो केक की रिपोर्ट आई है पटल पे रख दीजिए। आतिशी ने क्यों 2 दिन का विशेष सत्र नहीं बुलाया? दिल्ली सरकार ने, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। 2 दिन का सत्र बुलाते दिल्ली की सरकार, पटल पे केक की रिपोर्ट रख देती और बता देते कि चर्चा कर लीजिए इसके ऊपर। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को पता था, आतिशी को पता था कि केक की रिपोर्ट क्या जब आएगी टेबल पर, तो जब रिलीज हो जाएगी तो पूरे का पूरा आम आदमी पार्टी एक्सपोज हो जाएगा, तो वो केक की रिपोर्ट लेकर नहीं आए। मैं एक उदाहरण जोड़ना चाहता हूँ। प्रियंका कक्कड़ जी अभी महिला सम्मान की बात कर रही थी। स्वाति मालीवाल के मामले में जब मुख्यमंत्री के आवास में स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई थी, तो क्यों सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आम आदमी पार्टी ने नहीं दिए? कोर्ट पुलिस ने तो मांगा था ना कि सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कर दीजिए, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ है। तो कहा कि सीसीटीवी फुटेज नहीं है, आज तक उसके फुटेज जारी नहीं किए। इतना आप पे आरोप लगा, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दे देते, पुलिस सामने बता देते कि अरविंद केजरीवाल के घर में कोई मारपीट नहीं हुई है, ये आरोप झूठे लग रहे हैं। एक व्यक्ति जो रेनॉल्ट का 10 रुपए का पेन लगाकर राजनीति में वैगन आर कार से घूमता था और कोई बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो 44 करोड़ रुपए अपने शीशमहल में खर्च करते हैं। और आप देखिए कि 10 करोड़ रुपए से ऊपर का अगर बिल होता है तो व्यक्ति की जांच में चला जाता, तो सारे बिल 10 करोड़ के नीचे बनाए इन्होंने। ठीक है, विशेष सत्र का नहीं बुलाना, नीरज मिश्रा, क्या एक कवर आपके संकेत है? केजरीवाल देंगे ना, और आप विक्टिम कार्ड खेलना। नीरज मिश्रा। पद्मजा जी देखिए, ये तो अच्छी बात है कि आज भ्रष्टाचार पर बात हो रही है, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को सामने लेकर आई, ये भी लोगों के सामने है। लेकिन क्योंकि भाजपा अपनी दूरी बनाना चाहती है शराब घोटाले से, इसके अलावा जो पुरानी रिपोर्ट्स आई, जैसे DERC का एक घोटाला था जिसके अंदर 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने बिना ऑडिट के बिजली कंपनियों को दे दिए। पर क्योंकि दिल्ली में ऐसी बिजली कंपनियां काम करती हैं जो शायद भाजपा से कहीं ना कहीं करीबी है, तो भाजपा उस बिजली के घोटाले पर बात नहीं करेगी। जब राउटिंग ऑफ फंड्स की बात आई थी, तो आपको पता है दिल्ली में 3,000 करोड़ से ज्यादा एडवर्टाइजिंग पर इन लोगों ने खर्चा किया। इसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे। दिल्ली का अगली सरकार बताएगी कि बजट किस तरीके का होगा, लेकिन आज जो PRS की रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली का कैपिटल आउटले जो है वो 30% नीचे आ गया है। इसका मतलब दिल्ली सरकार के पास 71,000 करोड़ के बजट में 20,000 करोड़ का फिस्कल डेफिसिट है। ये तो सबके सामने है। इन रिपोर्ट्स के ऊपर भाजपा बात नहीं करेगी, लेकिन क्योंकि अभी एक पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करने की बारी, तो उस पर ये लोग बात कर देते हैं। और इसी शोर के बीच में जो अलका कह रही थी, जो दिल्ली के जो बुनियादी मुद्दे हैं वो सारे मुद्दे छुप जाते हैं। आज दिल्ली की जनता इनसे सिर्फ ये सवाल पूछ रही है, आपको जो सबसे प्रॉमिसिंग कैपिटल हमने दिया, आप क्या उस कैपिटल को वापस ला पाएंगे? इस पर ना भाजपा के पास जवाब है और ना आम आदमी के पास। और उल्टा जितने आप एक्सपोजे करेंगे, सुधांशु त्रिवेदी, आज देखिए पोस्टर क्या निकाला है आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल वर्सेस ऑल। एक तरफ कट्टर ईमानदार, बाकी तरफ, दूसरी तरफ सारे बेकार। मतलब सारे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के नेता, सबको एक तरफ डाल दिया और कहा है एक बीच में अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे हैं, कट्टर ईमानदार आप सबसे। वो पोस्टर दिखा दीजिए। देखिए पद्मजा जी, इसमें कोई बहुत समझने की जरूरत नहीं है। जो केजरीवाल एक तरफ और बाकी सब तरफ, ये जानते क्या है? यह सत्य यह है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तो केजरीवाल क्या थे? सिर्फ एक सदस्य थे, और केजरीवाल वर्सेस ऑल ऐसा हुआ, सब ऑल को ऐसा निपटाया केजरीवाल जी ने कि किरण बेदी, प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, साजिया इल्मी, अश्विनी उपाध्याय, योगेंद्र यादव और इनकी पार्टी में एक लोकपाल हुआ करते थे एडमिरल रामदास, सबको निपटा दिए और अन्ना हजारे को भी निपटा दिए। और वर्सेस ऑल कैसा होता है पद्मजा जी, मैं बताना चाहता हूं। शराब घोटाले में ही मनीष सिसोदिया जी डिप्टी CM के रूप में जेल गए, और शराब घोटाले में ठीक उन्हीं आरोपों में केजरीवाल जी जेल गए। मगर यह केजरीवाल वर्सेस ऑल ऐसा है कि उन्हीं आरोपों में केजरीवाल ने CM की कुर्सी नहीं छोड़ी, मगर मनीष सिसोदिया से डिप्टी CM की कुर्सी छुड़वा दी। जब आप ये कह रहे थे कि आपकी नजर में आरोप फर्जी हैं और मैं नहीं छोड़ूंगा, तो मेरे भाई जो रूल आप पे लागू हो रहा था, जो रूल केजरीवाल पे लागू हो रहा था, वो सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया पे क्यों नहीं लागू हो रहा था?
तो भैया वहां पे तो ऑल कुछ और होगा और यहां ऑल का कमाल कुछ और होगा। तो मुझे लगता है ये दिल्ली की जनता भली बात समझती है, सबको ऑल को निपटा कर ही अन्ना आंदोलन पे कब्जा करके बैठे हैं। यहां तक कि अपने डिप्टी सीएम को भी, और सीएम से कहा तू भाई इस्तीफा दे दे, मगर केजरीवाल तो इस्तीफा नहीं देगा, भले ही आरोप समान हो तब भी नहीं देगा। सीएम और डिप्टी सीएम के बीच में इतना अंतर मुझे लगता है किसी राजनीतिक दल ने अपने राजनीतिक स्टैंड में नहीं दिखाया होगा। एक चीज और, क्योंकि आज सुबह सुबह जो संजय सिंह ने आरोप लगाया है, बहुत गंभीर आरोप है, लगातार फर्जी वोटर हैं कि नहीं, जो एक नोटिस गया है इनके विधायक को, वो अब बात का आपने जिक्र किया, लेकिन उन्होंने बकायदा आंकड़े दे करके दिखाया है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, यहां तक कि मंत्रियों के घर में फर्जी वोट रजिस्टर किए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा के घर पे 33 वोट बनने की अर्जी है, पंकज चौधरी जी के घर पर 26 वोट बनने की अर्जी है, कमलेश पासवान के घर में भी 26 वोट, एक एक घर में 25-25, 36-36 वोटर कैसे रह रहे हैं? हाँ, हम ये बात कहना चाहते हैं कौन सा वोटर फर्जी है और कौन सा सही है, इसका निर्धारण कौन करता है? अभी देखिए प्रियंका जी जब बोल रही थी, अब इनको ध्यान नहीं रहा है तो चुनाव आयोग तय करता है। एक एक चीज का वेरिफिकेशन किया जाता है, और जहां तक आधार कार्ड का भी वेरिफिकेशन होता है, और उसकी तो तमाम एजेंसीज इनके हाथ में, राज्य सरकार तो इनकी है। और हम लोगों ने जो फैक्ट दिए वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को दिए। इन्होंने तो कहा अर्जी दी है, हमने तो स्टैंप के साथ इनके 2 विधायकों मोहिंदर गोयल और जय भगवान की स्टैंप के साथ वाली रिकमेंडेशंस दिखाई हैं। जो आधार कार्ड फर्जी पाए गए हैं, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों के हैं, उनको, और वो जगह भी बताई है जहां पर एक एजेंसी थी और एक वेबसाइट है जिसकी भी जांच चल रही है, जिस वेबसाइट के माध्यम से उन लोगों को दिया जा रहा था, किसको? बांग्लादेशी घुसपैठियों को। अब इससे बात समझ में आती है। और मैंने एक बात कही पद्मा जी, चलिए, आपने कहा कि एक बंगले में 20 लोग 25 लोग रह रहे हैं, ठीक है, अगर उनको लग रहा है कि ये 20-25 लोग हैं जिनकी वजह से समस्या आ रही है, हाँ, तो मैं बताना चाहता हूं, ये केजरीवाल जी पिछली बार चुनाव कितने से जीते थे? तो अब उनको लग रहा है 20 और 25 वोट, या कुल मिला के जो आपने संख्या बनाई वो 100-150 भी नहीं होगी। जो आपने जितनी भी संख्या दिखाई वो 100-150 भी नहीं होगी। आज 100-150 के लिए घबराहट है। इससे आप समझ लीजिए कि आज उनके जमीन की धरती कितनी सरक गई है कि लगता है कि अगर एक कतरा भी नीचे से निकल गया तो कहीं हम धड़ाम से नदी में न गिर जाएं जाके। नहीं, मुझे समझ नहीं आया इनका तर्क। ये कह रहे हैं कि 1-2 वोटों की हेराफेरी, 150 वोटों की हेराफेरी लेजिटिमेट है। जवाब नहीं दे पा रहे कि जिस सांसद के यहाँ, जिस सांसद के बंगले में प्रियंका जी, मैंने बांग्लादेशी घुसपैठियों वाला पूछा, उस पे जवाब दीजिए। 44 कैसे हुए? सर देखिए, आज ना देश हमारा, मुझे लगता है जनता बहुत समझदार है। आप अपनी बात अवॉइड करना चाहते हैं, अपने सांसदों और उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं कि किनके नाम वो जुड़वा रहे हैं, और कह रहे हैं कि 1-2 वोट होंगे, 150 वोट कोई बड़ी बात नहीं है आपके लिए, ऐसा आप कह रहे हैं। मैं इस पर भी जवाब दे देती हूँ। मुझे लगता है कि पूरी पब्लिक को समझ आता है कि अगर देश में घुसपैठिए कहीं भी हैं तो वो अमित शाह जी का टोटल फेलियर है। आई थिंक पूरी दुनिया का समझ आता है कि हरदीप पुरी जी ने 17/8/2022 को सार्वजनिक तौर पर पीएमओ को टैग करते हुए शाबाशी बटोरी और बताया कि दिल्ली में बक्करवाला में उन्होंने रोहिंग्या को बसाया है। तो रोहिंग्या के इशू को अगर आपको पॉलिटिसाइज नहीं करना और सच में सोल्यूशन निकालना है तो मैं आपसे अपील करती हूँ, अपनी पुलिस को बोलिए हरदीप पुरी को अरेस्ट कर ले, सारे रोहिंग्या पकड़े जाएंगे। ठीक है, देखिए ये चर्चा बार बार होती रहती है, लेकिन अगर कोई फर्जी वोटर हैं उनको हटाना बिल्कुल सही है, पर क्या कोई फर्जी वोटर जोड़ने की कोशिश की जा रही है, इसका भी पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। पर देखिए किस तरीके से चुनाव आगे जा रहा है, सिर्फ 25 दिन बचे हैं और ऐसा लगता है जैसे हर नए दिन एक नए आरोप की झड़ी लगती है जिस पर हम यहाँ पर चर्चा करते हैं, पर ऐसा कुछ सोल्यूशन निकलता है? मैं आपके विवेक पे छोड़ती हूँ। अड़ी में जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।